नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ साइंटिफिक मेथड्स जिनके आधार पर कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन दी जा सकती है। और मैंने कहा था कि ये कुछ 3-4 टेस्ट हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर जिसे पॉलीग्राफ भी कहा जाता है, एक नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर क्या रहेगा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये ज़रूरत क्यों पड़ी इन टेस्ट्स की? दूसरा कि ये टेस्ट होते क्या हैं? किस तरीके से ये टेस्ट किए जा सकते हैं? इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? ये रिलेवेंट होंगे या नहीं होंगे? इनकी जो रिपोर्ट देगा वो पर्सन एक्सपर्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? और क्या इनकी एडमिसिबिलिटी होगी? एडमिसिबिलिटी होगी तो फिर इनकी प्रोबेटिव वैल्यू कितनी है? इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ में जो अपने जुडिशियल डिसीजंस हैं, वो इनके बारे में क्या कहते हैं, इस पर भी थोड़ी-सी चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। रीज़न बीइंग कि टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी देख लीजिए, जस्टिस सिस्टम में चाहे वो सिविल मैटर्स हैं, चाहे क्रिमिनल मैटर्स हैं, आप किसी में भी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। और आज हो सकता है कि टेक्नोलॉजी कहीं किसी लेवल पर जाकर डिनाय कर दी जाती हो, लेकिन आने वाले टाइम पर एक ना एक दिन इसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। इसी कारण से इन सब की स्टडी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इन सब की ज़रूरत पड़ती क्यों है? देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है कि क्राइम के बारे में मैं बात करूँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि किसी व्यक्ति के माइंड में एक मेंसरिया पैदा होना चाहिए। दूसरा, इस मेंसरिया को अचीव करने के लिए किसी पर्सन ने एक एक्टस रिया किया होना चाहिए। अर्थात जब तक मेंस रिया प्लस एक्टस रिया नहीं मिलेंगे, तब तक किसी व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। अगर कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पनिशमेंट लॉ देता किसको है, मेंस रिया को देता है या एक्टस रिया को देता है, तो आपका जवाब होना चाहिए दोनों को मिलाकर ही पनिशमेंट दी जा सकती है। अकेले को पनिश नहीं किया जा सकता। अकेला मेंस रिया पनिशेबल नहीं है, अकेला एक्टस रिया पनिशेबल नहीं है। इन सम केसेस एक्सेप्शन हैं, बट जनरल रूल यही है कि अगर कोई एक्ट पर्टिकुलर मेंस रिया के साथ किया गया है, तभी वो अपराध की कैटेगरी में आता है। तो इसमें 2 पार्ट में से एक पार्ट देखिए एक्टस रिया। ये तो आपको दिखाई दे जाता है क्योंकि एक्टस रिया का मतलब है कि कोई ना कोई बॉडीली एक्सर्शन व्यक्ति को करना पड़ेगा और ये जो शारीरिक कोई एक्टिविटी क्रियाकलाप कोई व्यक्ति करता है तो इसे देखा जा सकता है, तो इसके लिए एविडेंस भी दी जा सकती है। कोई विटनेस हो सकता है, जो जिसने देखा होगा, वो कोर्ट में आकर अपनी गवाही दे सकता है। लेकिन मेंसरिया के बारे में देखिए कि ये मेंसरिया किसी व्यक्ति के माइंड में होता है। मेंसरिया अगर माइंड में है, तो उसको बाहर लाने का तरीका क्या है? कैसे आप कोर्ट को दिखाएँगे कि ये एक्ट किसी व्यक्ति ने पर्टिकुलर मेंसरिया के साथ ही किया है। ये इसने इंटेंशनली इंजरी की है, इंटेंशनली डेथ करी है, इंटेंशनली किसी को डैमेज किया है, मिसचीफ किया है या नॉलेज के साथ किया है, फ्रॉडुलेंटली किया है, डिसऑनेस्टली किया है। इन सब के बारे में कोर्ट को किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो आज की डेट में केवल और केवल एक ही तरीका है कि मेंस रिया को आप केवल एक्टस रिया के थ्रू ही बता सकते हैं कि उस पर्सन ने किस तरीके का बिहेव किया, क्या उसने कंडक्ट किया, किस तरीके की इंजरी की है, बॉडी के किस पार्ट पर की है। इन सारी बातों के आधार पर किसी व्यक्ति के मेंसरिया को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बट स्टिल मेंसरिया माइंड के अंदर ही होता है, उसको बाहर दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्ट के आधार पर एक्चुअल मेंसरिया कोर्ट को दिखाया जा सके। तो अब क्वेश्चन उठता है कि टेक्नोलॉजी ने कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि जो ह्यूमन माइंड है, मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ लिया जाए? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। दोस्तों इस ब्रेन मैपिंग के 3 नाम,
तीनों में से कुछ भी आपके सामने आए किसी भी एग्जाम में, तो आप समझ जाइए ब्रेन मैपिंग की ही बात हो रही है। एक ब्रेन मैपिंग हुआ, दूसरा बीप हुआ, BEAP, यानी ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल। तीसरा नाम है इसका P300 वेव टेस्ट, P300 वेव टेस्ट। तीनों नाम में से कुछ भी नाम आपके सामने बोला जाए तो आप समझ जाइए कि ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट की बात हो रही है। तो ये टेस्ट कहा जाता है कि किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उसको एक पढ़ने का तरीका है। एक टेस्ट आपने सुना होगा EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये आपने कभी पिक्चर्स देखी हो तो कुछ इलेक्ट्रोड्स किसी व्यक्ति के यहाँ स्कल्प पे चिपका दिए जाते हैं, सिर पर वो लगा दिए जाते हैं, कुछ मैग्नेटिक्स होते हैं मेटल के, कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं मेटल, और ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस किसी ब्रेन में होते हैं, उस चेंजेस को नोट करते हैं, उसको रीड कर लेते हैं, और रीड करने के बाद ग्राफ की फॉर्म में आपको रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ, ये इसके माइंड में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है या नहीं। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि माइंड को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि ये P300 वेव काम करती है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, जो ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट हैं, ये कहा जाता है कि ब्रेन को पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में कभी-कभी आपने देखा होगा कि ऑफेंस की जो कॉन्स्पिरेसी होती है, वो बिल्कुल एकदम सीक्रेटली तैयार की जाती है। किसी के मन में अगर कुछ गलत करने का आया, तो वो सीक्रेटली आता है, अकेला बैठा-बैठा कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे क्या करना है, कोई रेप करना है, कोई मर्डर करना है, जैसे कोलकाता मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप हुआ था, आपने देखा। कभी-कभी क्या होता है कि कोई एविडेंस ही नहीं मिलती है। कुछ लोगों पर डाउट जाता है कि हो सकता है कि ये अपराध इन्होंने किया हो, इन्होंने किया हो, इन्होंने किया हो, बट सर्टेन एविडेंस नहीं होती, जिससे डेफिनिट किया जा सके कि हाँ, ये अपराध इसी ने किया है। केवल और केवल देखिए, जनरली अगर मैं आपको बताऊँ, तो 2 पर्सन सबसे अच्छे विटनेस होते हैं। एक वो व्यक्ति जिसके साथ ऑफेंस हुआ, जिसे हम विक्टिम कह सकते हैं। एक वो व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया, जिसे हम एक्यूज़ कहते हैं। ये दोनों ही पर्सन सबसे अच्छे विटनेस होते हैं किसी भी केस के। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर विक्टिम मर गया, ऑफेंस किया गया उसके साथ, अब विक्टिम नहीं, या विक्टिम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल एक ही पर्सन बचता है, वो होता है एक्यूज, जो सबसे अच्छा विटनेस होता है। लेकिन वो सब कुछ उसके माइंड में होता है। जो बाहरी जो फिजिकल एविडेंस होती हैं, या तो उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी होती है उसने, या फिर कहीं छिपा दिया होता है। तो कहीं न कहीं केस ऐसा होता है कि अब वो एक तरीके से रुक गया है कि आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं जा पा रही। देन ऐसी सिचुएशन में टेक्निक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ सस्पेक्ट पकड़े गए, उन पे डाउट जाता है कि ये अपराध इन्होंने किया है। तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, इसको बाहर कैसे लाया जाए? क्योंकि कोई विटनेस तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। विटनेस नहीं है, तो कोर्ट के सामने कैसे एविडेंस जाएगी? कैसे इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन डिसाइड होगी कि इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में की जाए? तो ऐसे मामले में ब्रेन मैपिंग की हेल्प ली जाती है। कैसे होता है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, इसके मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। साथ में 2 टेस्ट और होते हैं, जिसको एक एक टेस्ट है पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसको लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है, और एक तीसरा टेस्ट है नार्को एनालिसिस टेस्ट। 3 टेस्ट के बारे में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले लेते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी फिनोमेना से ऑलरेडी फ़ैमिलियर है, किसी भी घटना से, किसी दृश्य से, किसी इमेज से, किसी पिक्चर से, किसी वर्ड से अगर ऑलरेडी फ़ैमिलियर है, और उसको ये वर्ड्स बोले जाएँ, सुनाए जाएँ, ये इमेजेस दिखाई जाएँ या ये वीडियो दिखाई जाए, इट मीन्स जिन पिक्चर से, जिन बातों से, जिन इमेजेस से
ये व्यक्ति ऑलरेडी फैमिलियर है, जिनको जानता है, अगर वो चीजें उसके सामने लाई जाएं तो ये कहा जाता है कि माइंड उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है। और जैसे ही माइंड को रिकॉग्नाइज करेगा, देन तुरंत ही माइंड के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, फेमिलियर होने के नाते तो कहा जाता है कि P300 वेव बोला जाता है कि माइंड में जैसे ही वो फेमिलियर चीजें देखता है, सुनता है, तो व्यक्ति के माइंड में P300 वेव जनरेट हो जाती हैं। और जो इलेक्ट्रोड्स माइंड पर लगाए गए, ईईजी किया जा रहा है, ईईजी को नोट किया जा रहा है। जैसे ही P300 वेव जनरेट होंगी किसी पर्सन के माइंड में, तो उनको ईईजी नोट कर लेगा, रीड कर लेगा और उसकी रीडिंग एक्सपर्ट को दे देगा। उसके आधार पर एक्सपर्ट बताएगा कि ये जो इसको दृश्य दिखाए गए थे, पिक्चराइजेशन किया गया था, विजुअलाइजेशन था, ऑडिटरी थी, तो इसके बारे में एक्सपर्ट कह सकता है ईईजी को देखकर, P300 वेव को देखकर कि यस, ये व्यक्ति ऑलरेडी इन बातों से फेमिलियर है, इनको ये जानता है। तो ये बातें क्या होंगी? देखिए, यहाँ से बेसिक टेस्ट से आपको एक बात तो जरूर समझ आ गई होगी कि हम क्राइम की बात कर रहे हैं। क्राइम की बात कर रहे हैं तो कोई एक ऑफेंस हुआ होगा। ऑफेंस हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास किस तरीके से ऑफेंस हुआ है, क्या सीन था, कौन मरा, किस हालात में मरा, किस तरीके से गोली लगी, क्या क्या और फैक्ट्स हैं, कुछ विटनेस किसी अलग फैक्ट के हो सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस ना हो कि इस व्यक्ति ने मारा है, उन सब के आधार पर कुछ प्रोब्स बनाए जाते हैं। कौन तैयार करता है? एक्सपर्ट तैयार करता है प्रोब्स को विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। प्रोब्स का मतलब है, ये प्रोब्स दो तरीके के होते हैं, एक मटेरियल प्रोब और एक न्यूट्रल प्रोब। न्यूट्रल प्रोब्स ऐसे होते हैं कि जो जिनका इस केस से कोई लेना देना होता है। जो मटेरियल प्रोब्स होते हैं, उनका इस केस से लेना देना होता है। उसी के आधार पर एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उसके आधार पर कुछ इमेजेस तैयार की जाती हैं, कुछ वीडियोग्राफ तैयार किया जाता है, और उसके बाद जब उस पर्सन को उस मशीन पर लेटा दिया गया, स्कल्प पर उसके जो ईईजी को नोट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स हैं वो लगा दिए गए, उसके बाद इस क्राइम से रिलेटेड सीन, इस क्राइम से रिलेटेड स्क्रिप्ट उसको पढ़कर सुनाई जाती है। इस क्राइम से रिलेटेड जो डेवलप किए गए विजुअलाइजेशन वो उसको दिखाए जाते हैं। तो जैसे ही उसका माइंड इनको कैप्चर करता है और इनसे अगर फेमिलियर होगा, तो वो बातें उसके माइंड से P300 वेव निकलनी शुरू हो जाती है और उनको उसके सिर पर लगे हुए जो इलेक्ट्रोड हैं उन्हें नोट कर। इस तरीके से एक टेस्ट होता है। और स्क्रिप्ट बनाने के लिए, प्रोब्स बनाने के लिए इन हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर भी कहा। पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारे जो सिम्पटम होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, उसके बाद जो हमारी स्किन कंडक्टिविटी हुई, पसीना आता है कभी कभी, हमारी जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, लाई डिटेक्टर टेस्ट में उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको रीड किया जाता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा है, अगर कोई पर्सन मैन्युपुलेट करके आंसर दे रहा है, तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारी पल्सेस रेट बढ़ जाए, हो सकता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है कि हमारी स्किन कंडक्टिविटी बढ़ जाए, हो सकता है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम चेंज हो जाए। तो ये साइकोलॉजी के आधार पर जब ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है, तो उसके ये जो सिम्टम हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो कहा गया कि हम कुछ क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे, और जो सब्जेक्ट है हमारा, जो एक्यूज है, जो सस्पेक्ट है जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाना है, हम इन सारी जो पैरामीटर्स हैं इनको नोट करते जाएंगे और क्वेश्चन पूछते जाएंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या इनके ये जो पैरामीटर्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। अगर चेंज हो रहे हैं तो माना जाएगा
कि ये व्यक्ति मैनिपुलेट करके आंसर दे रहा है, इट मीन्स ये डिसीव कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए इसका नाम है लाई डिटेक्टर, झूठ को पकड़ने वाला टेस्ट। इसी को बोला जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट। दोनों टेस्ट सेम ही है। लेकिन इसी तरीके से एक नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो देखो साइकोलॉजी यही है कि कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोल पाता है, क्योंकि उसका माइंड इतना कैपेबल है कि वो अपने आप को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। एक्चुअल में जो माइंड जवाब देना चाहता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करके जवाब दे सकता है। अगर इस मैनिपुलेटिव पावर को खत्म कर दिया जाए, तो अब जो वो बोलेगा तो क्या बोल रहा होगा वो बिल्कुल सच बोलगा। सोडियम पेंटोथाल, सोडियम पेंटोथाल, इसको ट्रुथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। जब ये किसी पर्सन की बॉडी में इंसर्ट कर दी जाती है, तो अब उसकी जो मैनिपुलेटिव पावर्स होती हैं, माइंड को मैनिपुलेट करने की पावर होती हैं, वो खत्म हो जाती है। इसके बाद अब जो वो बोलेगा, माइंड वही बोलेगा जो एक्चुअल होगा, ऐसा माना जाता है। ये बॉडी में डालने के बाद अब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस रखे जाते हैं कि आपने ये ऑफेंस किया है क्या? क्या-क्या कि आपने किया, कैसे-कैसे किया और कौन-कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यानी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू केस उससे क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो पूछ सकता है। अब जो आंसर आएँगे तो माना जाता है कि हाँ, वो बिना मैनिपुलेशन के आ रहे हैं, इट मीन्स वो सही आंसर हैं। ये 3 टेस्ट हुए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 20 और इसकी क्लॉज़ 3, इट इज़ अ राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अपने अगेंस्ट मुझे गवाह नहीं बनाया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट है एक। तो ये चेक करना होता है कि क्या ये टेस्ट इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। वहाँ लिखा है नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कंपेल्ड वर्ड, तो उसको विवश नहीं किया जा सकता अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के। तो ये जो टेस्ट हुए, ये देखिए कहीं न कहीं कंपल्सरी टेस्ट कर दिए गए एक तरीके से। पुलिस क्या करती है, कंपल्सरीली ब्रेन मैपिंग करा दिया, पॉलीग्राफी टेस्ट करा दिया, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा दिया, नार्को एनालिसिस करा दिया। तो इसको दिया गया है सॉफ्ट अल्टरनेट ऑफ टॉर्चर, थर्ड डिग्री। इसको नाम कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये 3 टेस्ट जो होते हैं, इन्हीं टेस्ट को बोला जाता है सॉफ्ट अल्टरनेटिव ऑफ थर्ड डिग्री, यानी टॉर्चर के लिए एक अल्टरनेट ढूँढ लिया गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का 2010 का केस है, सुप्रीम कोर्ट एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट 1974। इसमें क्लियर कहा है कि अगर देखिए कंपल्सरीली विदाउट कंसेंट ऑफ द सब्जेक्ट, विदाउट कंसेंट ऑफ द एक्यूज, एक्यूज की बिना सहमति के ये टेस्ट अगर करा दिए गए, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर और नार्को एनालिसिस, अगर ये टेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ एक्यूज करा दिए गए हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए क्योंकि टेक्निक्स आजकल बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसके यूज से भी नहीं बचा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी है, उसको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, तो हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो बीच का रास्ता निकालते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक्यूज अपनी कंसेंट दे देता है कि इन टेस्ट को उससे करा दिया जाए, तो कंसेंट लेकर टेस्ट कराया जा सकता है। अगर कंसेंट लेकर टेस्ट कराया गया है तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। अब बात आती है कि मान लो एक्सपर्ट ने ये टेस्ट कर दिया, तो क्या ये टेस्ट रिलेवेंट होगा? एक फैक्ट तो है, लेकिन क्या ये रिलेवेंट फैक्ट होगा अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम? तो रिलेवेंट फैक्ट के लिए क्या चाहिए? सेक्शन 39 ने बताया कि अगर किसी एक्सपर्ट की कोई ओपिनियन है ऑन द पॉइंट ऑफ 6 फील्ड्स, 6 में से किसी भी एक फील्ड के बारे में अगर किसी एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है, तो वो ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगी। और उन 6 में से एक फील्ड है साइंस।
तो यहाँ पर जो तीनों टेस्ट किए गए, इन तीनों टेस्ट में साइंस इंक्लूड होती है, और जिस पर्सन ने ऐसे टेस्ट किए वो अपने प्रोफेशन का वो पर्सन स्पेशली स्किल्ड है। एक्सपर्ट कौन कहलाता है? वो पर्सन हु इज स्पेशली स्किल्ड इन दीज 6 फील्ड्स। इट मीन्स एनी पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन साइंस इज एन एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने टेस्ट किया वो एक्सपर्ट है, और उसकी ओपिनियन सेक्शन 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है रेलेवेंट है। तो रेलेवेंट तो होगी, उस पर तो कोई डाउट है नहीं, वो एक्सपर्ट की ओपिनियन। लेकिन अगेन डिपेंड करेगा कि वो एक्सपर्ट की ओपिनियन कब रेलेवेंट होती है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, इट मीन्स कोर्ट को ऐसी अगर ओपिनियन बनानी हो कि इसके माइंड में क्या चल रहा था, देन अगर कोई रिपोर्ट अवेलेबल है ब्रेन मैपिंग की, या फिर लाई डिटेक्टर की, या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट की, तो फिर वो रेलेवेंट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन आपके पास आएगा रेलेवेंट होगी या नहीं होगी, तो अंडर सेक्शन 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये रेलेवेंट तो हो जाएगी। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको रिलायबल माना जाए, क्या इसकी एविडेंसरी वैल्यू कोरोबरेटिव नेचर की, सब्सटेंटिव नेचर की मान ली जाए या ना मानी जाए। तो इसके लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 1974, उसमें ये कहा गया कि इस रिपोर्ट पर रिलाय नहीं किया जा सकता है। रिलाय नहीं किया जा सकता है, उसके कई सारे कारण बताए, क्योंकि मैंने कितनी वीडियोज में आपको पहले भी बताया है कि कोर्ट उन्हीं बातों पर रिलाय करना चाहता है, उन्हीं को एविडेंसरी वैल्यू हाई देना चाहता है जिनके सत्य होने की संभावना बहुत ज्यादा, जिसके सत्य होने की संभावना सबसे ज्यादा है, 100% है, उसको तो सब्सटेंटिव नेचर की एविडेंस भी बता देते हैं, कंक्लूसिव नेचर की भी एविडेंस बता देते हैं। बट अगर कुछ एविडेंसेस ऐसी हैं, जैसे ओपिनियन एविडेंसेस के बारे में पहले ही बोला गया, एक्सपर्ट की ओपिनियन वीक पीस ऑफ एविडेंस होती है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स के आधार पर इन्फ्रेंस ड्रॉ किया होता है, अनुमान लगाया गया होता है, और अनुमान कभी गलत भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो टेस्ट हो रहे हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, वहां एक वेव निकली, उसको एक्सपर्ट ने रीड किया, रीड करने के बाद अपनी ओपिनियन दी। या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बॉडीली चेंजेस हो रहे थे, जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे बॉडी के, उनको ऑब्जर्व करने के बाद अपनी टेस्ट अपनी रिपोर्ट दी। और तीसरी बात, नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो सब्सटेंस बॉडी में डाला गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब वो मैनिपुलेट करने की पोजीशन में नहीं है, तब उसने जो कुछ बोला है कि वो सच हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर तो जो ऑर्डिनरी एक्सपर्ट है उसने तो जो फिजिकल फैक्ट थे उनको देखने के बाद अपनी इन्फ्रेंस ड्रॉ करी थी, ओपिनियन बनाई। यहाँ पर फिजिकल फैक्ट को देखकर ओपिनियन नहीं बना रहा है, यहाँ पर कुछ मेंटल फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर कुछ एपरेटस हैं, कुछ मशीन्स हैं, उन्होंने जो रीडिंग दी उसके आधार पे ओपिनियन बनाना है। तो यहाँ कितनी बातें इन्वॉल्व हो जाती हैं जिनको आपको समझना इम्पोर्टेंट है। पहले मैं लेता हूँ ब्रेन मैपिंग के बारे में। देखिए ब्रेन मैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि इतना तो प्रूव हो जाता है, इतना तो प्रूव हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति इस विजुअल से, इस ऑडियो से, इस वीडियो से फैमिलियर है, ऐसी वीडियो इसने पहले कभी देखी है, ऐसी आवाज इसने पहले कभी सुनी है, ये तो मान लेते हैं थोड़ी देर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये वही एक्यूज है क्या जिसने ये ऑफेंस किया है? फेमिलराइजेशन केवल और केवल एक्यूज के ही पास हो सकती है, किसी और के पास नहीं हो सकती क्या? तो इसके पीछे जवाब निकल कर आते हैं हाँ, कई सारे लोगों के पास फैमिलियर होने के चांसेस हैं। जैसे मान लो जिस सब्जेक्ट पर, जिसको एक्यूज माना गया, जिस पर ब्रेन मैपिंग का टेस्ट किया गया, न्यूज में चला श्रद्धा मर्डर केस, कोलकाता कॉलेज में रेप हुआ, वो न्यूज में चला और इस व्यक्ति ने वो न्यूज देख ली।
अब उसी से रिलेटेड विजुअल जो ऑडियो विजुअल्स हैं वो इस व्यक्ति के सामने रखे गए और इसका P300 वेव को नोट किया। तो आप बताइए क्या इसके माइंड में P300 वेव निकलेगी या नहीं निकलेगी? 100% निकलेगी, क्योंकि न्यूज़ में देखा हुआ है, न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है, रेडियो में सुना हुआ है सब कुछ। या फिर हो सकता है कि जब पुलिस ने सस्पेक्ट को पकड़ा और उससे जब पूछताछ कर रही थी पुलिस, तो पुलिस ने सारी स्टोरी बताई इस एक्यूज़ पर्सन को। और जब इसको सारी स्टोरी पहले ही बता दी गई है, अब वही स्टोरी फिर से इसके सामने विजुअलाइज़ कराई जाएगी या इसको सुनाई जाएगी, तो P300 वेव तो निकल ही जाएगी। अर्थात ये इतनी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जो इनोसेंट पर्सन के माइंड से भी P3 वेव निकल सकती है रिलेटेड टू द क्राइम अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा हर व्यक्ति जिसने वो न्यूज़ सुनी, जिसने न्यूज़पेपर में पढ़ा, जिसने वो स्टोरी किसी से सुन ली, क्या वो हर व्यक्ति इस केस का एक्यूज़ हो सकता है? अकॉर्डिंग टू P300 वेव तो हो सकता है, जबकि ये बात तो सच नहीं है। तो इन कारणों से P300 वेव या ब्रेन मैपिंग का जो टेस्ट है, वो रिलेवेंट होने के बावजूद भी उसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। सिमिलर बात कही गई पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए और नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाले केस में सेम बात कही गई कि इनकी एविडेंशियल वैल्यू कुछ भी नहीं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ये टेस्ट क्यों कराए जाते हैं? इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बहुत सारे ऐसे एक्ट करती है, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर फॉलो करती है जिनकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। इवन देन उनको प्रोसेस में लाया जाता है फर्दर क्लू जानने के लिए, फर्दर डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कि पुलिस किस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करे। जैसे कि आप सबको पता है कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन कभी भी एविडेंशियल वैल्यू 0 है, इवन वो तो इर्रेलेवेंट है, प्रूव नहीं किया जा सकता उसको, फिर भी पुलिस कन्फेशन रिकॉर्ड करती है। क्यों? क्योंकि ये एक पूछताछ का तरीका है, बेशक वो कन्फेशन एडमिसिबल ना हो, बट इससे डायरेक्शन मिल जाएगी और जो फर्दर डिस्कवरीज होंगी वो रिलेवेंट हो जाएंगी। सिमिलरली ये टेस्ट करने के बाद एविडेंशियल वैल्यू बेशक 0 हो, लेकिन पुलिस को एक डायरेक्शन मिलती है और ये एक इन्वेस्टिगेशन क्लूज की तरह काम करता है। तो इनको कराने में कोई बुराई नहीं है, बट कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता। अब कराना भी है तो पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी एक्यूज की। अगर उसने मना कर दिया तो फिर ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता। तो इस तरीके से दोस्तों अ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 टेस्ट के बारे में आपको आज कुछ जानकारी मिली होगी। तो जो हमारी एक्सपर्ट की ओपिनियन वाला चैप्टर चल रहा है, सब चैप्टर चल रहा है, उसमें और इजाफ़ा हुआ होगा आपकी नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय